आज से 5 साल पहले खुदाई के दौरान मिली ये तिजोरी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। देश विदेश के बड़े से बड़े टेक्नीशियन इसे खोलने की कोशिश कर चुके थे, पर कोई भी इसे खोल नहीं पाया था। आधुनिक मशीनें फेल हो चुकी थीं। लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार हो गए। आखिरकार अमेरिका से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया, लेकिन जब वो भी इसे नहीं खोल पाया, तब वहां खड़ा एक 13 साल के बच्चे ने कहा, सर, मैं इसे खोल सकता हूं, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। ये बात अमेरिका के इंजीनियर को अपमान का ठप्पा लगा। उन्होंने कहा, अगर तूने इसे खोल दिया, मैं तो तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा। फिर उस गरीब लड़के ने वहां जो कारनामा किया, उसे देखकर अमेरिका के बड़े से बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। और तिजोरी में जो निकला, उसे देख आप हैरान रह जाओगे। शहरी की भागदौड़ से दूर नेशनल रॉयल म्यूजियम की विशाल इमारत किसी सोए हुए इतिहास की तरह खड़ी थी। आज की सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। हॉल नंबर 9, जिसे रहस्य कक्ष कहा जाता था, आज खचाखच भरा हुआ था। भारी पुलिस सुरक्षा, चमकते हुए मीडिया के कैमरे और देश विदेश के बड़े बड़े इतिहासकारों की मौजूदगी ने वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया था। हॉल के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर वो वस्तु रखी थी जिसने पिछले 5 वर्षों से सरकार और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी थी। वो थी काल कपाट, यानी वो रहस्यमयी काली तिजोरी। 5 साल पहले जब राजस्थान के एक पुराने महल के खंडहरों की खुदाई हो रही थी, तब जमीन के 30 फीट नीचे एक पत्थर का कमरा मिला था। उस कमरे के केंद्र में ये तिजोरी रखी थी। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो। जब उसे गड्ढे से उठाकर बाहर लाया गया तो उसका वजन देखकर सब दंग रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि वो तिजोरी किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसमें या तो खजाना होगा या कोई राज। उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया। सरकार ने घोषणा की थी कि वैज्ञानिक तरीके से तिजोरी खोली जाएगी, ना कि तोड़फोड़ से। अंदर जो भी होगा, इतिहास की धरोहर होगा। ये कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। इसकी धातु ना तो पूरी तरह लोहा थी और ना ही तांबा। इसका रंग गहरा काला था, जिस पर समय की मार का कोई असर नहीं हुआ था। तिजोरी के चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। कहीं एक गरजता हुआ शेर, कहीं एक झुकी हुई तलवार, तो कहीं नक्षत्रों के विचित्र जाल। इतिहासकारों का मानना था कि ये प्राचीन सूर्यवंशी राजाओं की राज तिजोरी है। कहा जाता था कि इसमें राजा ने केवल धन दौलत नहीं, बल्कि अपनी पूरी सल्तनत के वो राज छिपाए थे जो किसी दुश्मन के हाथ लग जाते तो साम्राज्य तबाह हो जाता। लेकिन समस्या ये थी कि इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। ना चाबी का छेद, ना कोई हैंडल। आधुनिक मशीनों ने इस पर घुटने टेक दिए थे। उसी म्यूजियम के वीआईपी घेरे से दूर एक धूल भरे कोने में 14 साल का आरव खड़ा था। आरव के बदन पर एक पुरानी मटमैली कमीज थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके पैर नंगे थे। उसके पिता मोहन, जो पिछले 20 सालों से इस म्यूजियम में झाड़ू पोछा कर रहे थे, आज बहुत डरे हुए थे। उन्होंने आरव का हाथ जोर से पकड़ रखा था। आरव बेटा, जरा भी हिलना मत, मोहन ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। देख रहे हो ना, कितने बड़े बड़े साहब आए हैं। अगर जरा भी शोर हुआ तो गार्ड हमें बाहर निकाल देंगे। आज मेरी नौकरी का सवाल है। आरव ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें पिता की बातों पर नहीं, बल्कि उस काली तिजोरी पर जमी थी। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे गलियों में कंचे खेलते थे, आरव रात के सन्नाटे में अपने पिता के साथ म्यूजियम आता और उन पुरानी चीजों को घंटों निहारता रहता। उसके लिए ये पत्थर और धातु की चीजें बेजान नहीं थीं, वे उससे बातें करती थीं। पापा, आरव ने धीरे से कहा, तिजोरी रो रही है। मोहन ने चौंक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रहा है, चुप रह। लेकिन आरव सच कह रहा था। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। वो आवाज मशीनों के शोर की नहीं थी, बल्कि धातु के अंदर फंसे हुए उन गियर्स की थी जो सही तालमेल ना मिलने के कारण कराह रहे थे। उसी समय हॉल के मुख्य द्वार से एक लंबा गोरा व्यक्ति दाखिल हुआ। उसके पीछे 4 सहायक महंगे ब्रीफकेस लिए चल रहे थे। वो था रिचर्ड स्मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकिंग इंजीनियर। रिचर्ड ने अमेरिका और यूरोप की ऐसी तिजोरियां खोली थी जिन्हें दुनिया अभिद्यमान मानती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। म्यूजियम के डायरेक्टर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मिस्टर स्मिथ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। भारत सरकार और पूरी दुनिया की नजरें आज आप पर हैं। इस तिजोरी के अंदर जो भी है वो विश्व धरोहर है। रिचर्ड ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ तिजोरी की ओर देखा और अंग्रेजी में कहा,
मैंने ऐसी ऐसी तिजोरियां खोली हैं जो परमाणु धमाके झेल सकती हैं। ये प्राचीन लोहे का टुकड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रिचर्ड ने अपने काम की शुरुआत की। उसने सबसे पहले एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर निकाला और उसे तिजोरी 2 की सतह पर लगाया। मॉनिटर पर कुछ लहरें उठी और फिर सपाट हो गईं। उसने लेजर थर्मल सेंसर का उपयोग किया ताकि धातु के भीतर के तापमान के अंतर से लॉक के स्थान का पता लगाया जा सके। लेकिन तिजोरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 घंटे बीत गए। हॉल का तापमान बढ़ रहा था। रिचर्ड का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी ड्रिल मशीन उठाई, जिसका सिरा दुनिया के सबसे कठोर हीरे से बना था। जैसे ही उसने ड्रिल को तिजोरी की सतह पर रखा, एक कान फोड़ने वाली आवाज गूंजी और चिंगारियां निकलने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तिजोरी पर एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि ड्रिल मशीन का सिरा ही पिघलकर मुड़ गया। रिचर्ड चिल्लाया, इम्पॉसिबल! ये धातु क्या है? ये विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। लोग निराश होने लगे। पत्रकारों ने कैमरे बंद करने शुरू कर दिए। तभी रिचर्ड ने हताशा में अपना माइक पकड़ा और घोषणा की, दिस सेफ माइट नेवर ओपन। शायद इसे बनाने वाले ने इसे कभी ना खुलने के लिए ही बनाया था। आधुनिक विज्ञान यहाँ हार चुका है। पूरे हॉल में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर का चेहरा उतर गया। उसी सन्नाटे के बीच खंभे के पीछे से आरव का हाथ धीरे से ऊपर उठा। वो चिल्लाते हुए बोला, सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। अचानक वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन, जो अभी अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये घोषणा कर चुका था कि ये तिजोरी अब कभी नहीं खुलेगी, उसी तिजोरी को खोलने के लिए कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं इसे खोल दूंगा। पहले तो वो चौंका, लेकिन जब उसकी नजर उस फटेहाल बच्चे पर पड़ी, वो जोर से हंस पड़ा। ये बच्चा, ये सफाई वाला, जिसने शायद स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, वो मुझे चुनौती दे रहा है। वो एक व्यंग हंसी हंसते हुए बोला, ये मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली, तू इसको क्या खोलेगा बे? म्यूजियम का सिक्योरिटी हेड आरव की ओर झपटा। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल बाहर निकल यहाँ से। लेकिन आरव भागा नहीं। वो अपनी जगह पर अकड़ खड़ा रहा। उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे केवल वे लोग समझ सकते हैं जिनके पास सत्य होता है। आरव ने डायरेक्टर की ओर देखा और कहा, सर, अगर आपने मुझे एक मौका दिया, मैं ये ताला खोल सकता हूँ। अगर ना खोल पाया तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश तो करने दीजिए। एक अधिकारी ने झिंझलाकर कहा, ये कोई खेल नहीं है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। 5 साल से दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हैं इस पर, लेकिन कोई भी इसे नहीं खोल पाया। तू क्या कर लेगा? अमेरिकन टेक्नीशियन को शायद इस पूरे दृश्य में मजा आने लगा था। उसने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा, चलो आज इस गरीब के ज्ञान का तमाशा भी देख ही लेते हैं। ओए लड़के, अगर तुमने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दूंगा, लेकिन अगर नहीं खोला तो याद रख, तेरे बाप को आज ही जेल भिजवा दूंगा इस म्यूजियम की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मोहन, आरव के पिता के घुटने कांपने लगे। उन्होंने आरव का कंधा झकझोरा। नहीं बेटा, मत जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आरव ने अपने पिता का हाथ चूम लिया और धीरे से बोला, भरोसा रखिए बाबा, दादाजी आज मेरे साथ हैं। आरव ने नंगे पैर चबूतरे की ओर कदम बढ़ाए। हॉल के सैकड़ों लोग कैमरे और खुद इतिहास एक 14 साल के बच्चे की ओर सांसें रोककर देख रहे थे। आरव को याद आए वो दिन जब उसने इस तिजोरी को खोलना सीखा था। जब उसके पिता म्यूजियम में झाड़ू लगाते, तब आरव कोनों में बैठकर उन पर लगे छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गार्ड उसे डांट देते, ये सब छूना नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को निरीक्षण की तरह देखती। पैटर्न, सिंबल्स, शेप्स, लॉक, हिंजेस। एक और अजीब बात थी। आरव के दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो अक्सर कहा करते थे कि हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में आरव को ये बातें कहानी जैसी लगती थी, जैसे दादा कोई फालतू की शान बघर रहे हों। लेकिन दादा जो कुछ बताते, उसमें डिटेल इतनी होती कि वो कभी कभी सोच में पड़ जाता। जैसे दादा कहें, हमारे पुरखे ताले बनाते थे, वो भी ऐसे कि कोई खोल ना सके, और ऐसे भी कि जो चाहे खोल सके। राजाओं के खजाने की रक्षा का जिम्मा हमारी ही पीढ़ी पर था। जब दादा गुजर गए तो ये बातें भी हवा में खोती चली गईं। लेकिन एक दिन म्यूजियम के पीछे के हिस्से में, एक पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर रूम में, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और नाकाम पोस्टर रखे थे, वहां आरव को कुछ अजीब मिला। वो अपने पिता के साथ रात की शिफ्ट में आया था। उसके पिता और एक और सफाई वाला आदमी उस कमरे की सफाई कर रहे थे। चीजें हटाते हटाते एक पुराने वुडन ट्रंक का ढक्कन खुल गया। उसके अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई, जिनके पन्ने पीले कर चुके थे। जब सब चले गए तो आरव चुपके से वापस उसी कमरे में गया।
उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में अजीब अजीब निशान, ताले के डिज़ाइन, गियर, तिजोरियों के सेक्शन और उनके साथ साथ कुछ गुप्त तरीके, सिंबल बेस्ड कॉम्बिनेशन थे। एक निशान उसे म्यूजियम की तिजोरी पर बने निशान जैसा लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान केवल वंशजों के लिए, बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले लॉक। उसने पूरा नहीं समझा, लेकिन इनफ समझ गया कि ये कोई मामूली डायरी नहीं है। उसे याद आया, दादा कहा करते थे, हमारे पास वो विद्या थी जिसे तिजोरी बिना चाबी के खोल सकते थे। कई रातों तक जब उसके पिता ऊपर वाले हॉल में सफाई करते थे, आरव नीचे के स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। लैंग्वेज पुरानी थी, पर धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर स्क्रैच की जगह का लॉजिक। वो खाली समय में हाथों से पैटर्न बनाकर प्रैक्टिस करता, जैसे इनविजिबल ताले को खोल रहा हो। और फिर 5 साल पुरानी उस तिजोरी को उसने पहले ही देखा तो वो ठिठक गया। तिजोरी पर बने कुछ निशान, कुछ कॉर्नर कट्स किताबों की डिज़ाइन से मिलते जुलते थे। उसी दिन से उसके दिमाग में एक पागल सा विचार घूमने लगा। क्या ये वही राज तिजोरी हो सकती है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने ये लॉक बनाया था? वो घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता, रात को किताबों से सिंबल्स कंपेयर करता। धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरा ताले का नक्शा बनता गया। उसे समझ आया कि ये कोई रैंडम ब्लॉक ऑफ मेटल नहीं, ये इनर लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग वेजेस और वेट बेस्ड मैकेनिज्म्स का जाल है, जो कुछ खास जगहों पर हल्का दबाव डालने पर खुल सकती हैं। लेकिन ये सब केवल थ्योरी थी, उसे प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज जब फॉरेन टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा, ये तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तब आरव के अंदर कुछ टूटने को आया। उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या को किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। उसी समय उसने आवाज लगा दी, सर, मैं इसे खोल सकता हूँ। लेकिन अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चैलेंज दे दिया। भीड़ ने ये सब तमाशा मान लिया। जब आरव ने तिजोरी की ओर कदम बढ़ाए तो पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग उपहास में मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ को उस गरीब बच्चे की हिम्मत देख हैरानी हो रही थी। आरव के पिता मोहन एक कोने में सुबक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा आज उन्हें सड़क पर ले आएगा। आरव तिजोरी के सामने पहुंचकर रुक गया। वो काली विशाल धातु की दीवार उसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ी थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग के पर्दे पर वही पीली पड़ चुकी पुरानी किताब घूमने लगी। रिचर्ड स्मिथ ने अपनी बाहें समेटते हुए व्यंग किया, क्या हुआ छोटे उस्ताद, अब मंत्र पढ़ना शुरू करोगे या कोई जादू टोना? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और तिजोरी की सतह को छुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन आरव को उसके भीतर एक कंपन महसूस हो रहा था। उसे दादाजी की बात याद आई, बेटा, राजाओं की तिजोरियां चाबी से नहीं, उनके बनाने वाले के दिल की धड़कन से खुलती हैं। उसने तिजोरी के ऊपरी हिस्से पर बने गरजते हुए शेर के प्रतीक को गौर से देखा। लोग समझ रहे थे कि वो सिर्फ पत्थर को देख रहा है, लेकिन आरव की उंगलियां उस शेर की आयाल, गर्दन के बाल के पास एक बहुत ही सूक्ष्म उभार को ढूंढ रही थी। वो उभार इतना छोटा था कि रिचर्ड स्मिथ के हाईटेक लेजर स्कैनर्स ने उसे धातु की खराबी समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। आरव ने अपनी उंगलियों के पोरों से उस उभार पर एक खास लय में दबाव डाला। टक 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 टक। हॉल में मौजूद लोगों की सांसें थम गई। आरव ने अपनी हथेली को तिजोरी के दाहिने हिस्से पर एक सपाट जगह पर रखा और उसे बहुत धीरे धीरे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना शुरू किया। उसके चेहरे पर गहरा मानसिक तनाव था। उसे याद आ रहा था किताब का वो पन्ना जिस पर लिखा था, अग्नि और जल का मिलन ही द्वार खोलेगा। उसने तिजोरी के नीचे वाले हिस्से में, जहां एक छोटा सा क्लश बना था, अपनी उंगलियों से गर्मी पैदा करने के लिए उसे रगड़ा। फिर अचानक उसने बाएं हाथ से ऊपर बनी तलवार के निशान को नीचे की ओर खींचा। भीड़ में से एक पत्रकार ने कहा, ये क्या कर रहा है, ये तो बस हाथ घुमा रहा है। लेकिन रिचर्ड स्मिथ, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसका अनुभवी कान तिजोरी के भीतर से आने वाली उन सूक्ष्म आवाजों को सुन पा रहा था जिन्हें कोई और नहीं सुन पा रहा था। टिक सरर टिक। तिजोरी के भीतर की भारी लोहे की प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरव ने अब अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। उसने एक हाथ से तिजोरी के ऊपर दबाव बनाया और दूसरे हाथ से उसकी किनारे को स्लाइड किया। ये किसी वाद्य यंत्र बजाने जैसा था। आरव की आंखों के आगे अब वो नक्शा था जो उसने उस पुरानी लाइब्रेरी में रातों को जागकर अपनी नोटबुक में बनाया था। वो जानता था कि इस तिजोरी के अंदर 7 लेयर्स, परतें हैं। उसने 4 परतें पार कर ली थीं। 5वीं परत वजन पर आधारित थी। उसने अपने शरीर का पूरा भार तिजोरी के एक खास हिस्से पर डाल दिया।
तभी तिजोरी के भीतर से एक गहरी गूंज उठी, गुड 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 गुड। रिचर्ड स्मिथ के माथे पर पसीना आ गया। उसने पास खड़े अधिकारी से कहा, ये असंभव है। ये लड़का वेट शिफ्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये तकनीक तो सदियों पहले लुप्त हो चुकी थी। इसे ये सब कैसे पता? आरव अब आखिरी पड़ाव पर था। उसने तिजोरी के ठीक बीच में बने उस राजघराने के चिन्ह पर अपनी उंगली रखी। उसे याद आया दादाजी का आखिरी सबक, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो मौन का सहारा लेना। उसने तिजोरी को छूना बंद कर दिया और बस कान लगाकर उसके शांत होने का इंतजार किया। जैसे ही भीतर का शोर थमा, उसने अपनी हथेली से एक जोरदार चपत तिजोरी के बिल्कुल केंद्र में मारी। वो आवाज पूरे हॉल में किसी बम धमाके की तरह सुनाई दी। तिजोरी का वो दरवाजा जो 5 साल से 1 इंच भी नहीं हिला था, अचानक अपनी जगह से 2 इंच बाहर की ओर आ गया। आरव पीछे हट गया। उसके चेहरे पर जीत का कोई अहंकार नहीं था, बस एक सुकून था। उसने डायरेक्टर की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, साहब, दरवाजा खुल गया है। रिचर्ड स्मिथ के पैर लड़खड़ा गए। मीडिया के कैमरों ने आरव को घेर लिया। जैसे ही एक गार्ड ने आगे बढ़कर उस भारी दरवाजे को पूरा खोला, हॉल के भीतर एक ऐसी चमक फैली कि सबकी आंखें चौंधी आ गईं। लेकिन वो चमक सोने की नहीं थी, वो चमक थी इतिहास के पुनर्जन्म की। जैसे ही तिजोरी का वो विशाल पल्ला अपनी धुरी पर घूमा, पूरे म्यूजियम हॉल में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो सदियों से बंद कमरे की नमी और पुरानी चंदन की लकड़ी जैसी थी। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर जड़ हो गया था। कैमरों की फ्लैश अब और भी तेजी से चमकने लगी। सबकी उम्मीद थी कि अंदर से सोने के सिक्कों की बाढ़ आ जाएगी या कीमती हीरे छलक पड़ेंगे। लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुला तो वहां का नजारा कुछ और ही था। तिजोरी के अंदर कई छोटी छोटी अलमारियां बनी थीं। उनमें रेशम के लाल कपड़ों में लिपटी हुई कुछ पुरानी पोथियां, तांबे के बेलनाकार पाइप और चमड़े के वे थैले रखे थे जिन पर राजसी मोहरें लगी थीं। इतिहासकार डॉक्टर शर्मा कांपते हाथों से आगे बढ़े। उन्होंने एक तांबे का पाइप निकाला और उसके अंदर से एक प्राचीन पार्चमेंट चर्म पत्र निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो असंभव है। डॉक्टर शर्मा की आवाज भर्रा गई। ये उस महान राजवंश के गुप्त दस्तावेज हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इतिहास से मिटा दिए गए हैं। इसमें उस समय की वैज्ञानिक प्रगति, चिकित्सा के गुप्त तरीके और उन किलों के नक्शे हैं जो आज भी जमीन के नीचे दफन हैं। ये सोना नहीं है, ये उससे करोड़ों गुना कीमती भारत का खोया हुआ ज्ञान है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जिस बच्चे को कुछ देर पहले कचरा समझा जा रहा था, आज वो देश का नायक बन चुका था। रिचर्ड स्मिथ, जो अब तक बुत बना खड़ा था, धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और कांपते हाथों से उस पर 1 करोड़ की राशि भरी और आरव के सामने वो चेक रखा और भरी हुई आवाज में बोला, माय बॉय, आज तुमने मुझे सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि ये सिखाया है कि ज्ञान किसी महंगी मशीन का मोहताज नहीं होता। ये चेक तुम्हारा है और मेरा सम्मान भी। आरव ने चेक लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अपने पिता मोहन पर थीं, जो हॉल के एक कोने में फूट फूट कर रो रहे थे। ये रोना दुख का नहीं, बल्कि उस सम्मान का था जो आरव ने आज अपने पूरे खानदान को दिलाया था। म्यूजियम की डायरेक्टर ने स्टेज पर आकर माइक संभाला और घोषणा की, आज से आरव इस म्यूजियम का सबसे कम उम्र का मानद संरक्षक होगा। उसकी पढ़ाई, उसकी उच्च शिक्षा और उसके परिवार के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी म्यूजियम ट्रस्ट और सरकार की होगी। हम आरव जैसे हुनर को गलियों में खोने नहीं देंगे। स्टेज पर खड़े आरव के मन में अपनी उस पुरानी लाइब्रेरी की यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे वो रातों को चुपके से उन पुरानी किताबों को पढ़ता था। उसने साबित कर दिया था कि अगर आपके पास जिज्ञासा है और अपने पूर्वजों की विरासत के प्रति सम्मान है, तो आप दुनिया का सबसे कठिन ताला भी खोल सकते हैं। म्यूजियम के बाहर अब सूरज पूरी तरह चमक रहा था। आरव जब बाहर निकला तो हजारों की भीड़ उसके इंतजार में थी। आरव ने उस 1 करोड़ के चेक को अपने पिता के हाथों में रख दिया और कहा, बाबा, अब आपको रात को झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादाजी की विद्या ने आज हमारा घर रोशन कर दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो ये भी जरूर बताना, और हमारे चैनल दी बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।